हेलो एस्पिरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। हमारे आज के टॉपिक में थोड़ा सा आज नया टॉपिक है आपके लिए। इससे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो रह जाएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो वही हमारा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए आज इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो आज आपको बताना है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है। फिर भी जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, बस यही ऑप्शन ढूंढना था हमें। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के भी मतलब आप इंक्लूड करें उसको अर्थव्यवस्था में। दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, और ये सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, किसने आकलन किया था सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का? एम.जी. रानाडे ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर.सी. दत्ता ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है वो ही है हमारे दादा भाई नौरोजी। पारसी व्यक्ति थे इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, थ्योरी दी थी इकॉनमी से रिलेटेड कि किस तरह से हमारा अपना पैसा जो है ब्रिटिशर्स के माध्यम से बाहर उनके देश में जा रहा है। तो ये पूरी जो है वो दी थी थ्योरी, और प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था, राइट। और सन क्या था? 1867-68, और प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये होने का आकलन किया था। ये भी आप एडिशनल रूप में याद रखिएगा, 20 रुपये मानी थी इन्होंने कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ओके, तो ऋणात्मक मतलब वो भी कृषि पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो माइनस में चला गया। ऐसा कौन सी में हुआ था? देखिए, पंचवर्षीय योजना से आप बच नहीं सकते। हर बार एक क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आता है, और काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपको करना पड़ता है जब आप पढ़ने बैठते हैं। अब आपसे वो नहीं पूछा जाता है कि वो कौन से मॉडल पे, कौन से उस पर थी। हालांकि हाँ, किसी एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब डीप उसमें जाइए आप। तो कौन से में थी? तीसरी में, पाँचवीं में, सातवीं या नवीं में? तो देखिए, पहले दो योजनाओं के बाद तीसरी में जो ऋणात्मक जो है आप कह सकते हैं विकास जो है दर्ज किया था किसने? वेट अ मिनट, वेयर इज माय मार्कर? ठीक है, तो तीसरी में आपकी थर्ड जो अर्थव्यवस्था है उसमें। ओके, तो तीसरी योजना थी आपकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, यानी 61-65 के दौरान। इसमें वृद्धि दर जो थी -1.0 थी। तो ये है आपका। और इसको फिर भी मैं चाहूँगी एक बार पंचवर्षीय योजना का चैप्टर आप बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस के साथ ज़रूर पढ़ें। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। तो फसल बीमा योजना बेसिकली आपकी आई है 1945 में, 80 में, 85 में या 88 में, ये बताना है आपको। तो देखिए, राइट ऑप्शन जो होगा इसका यहाँ पे होगा 1985 में आप फसल बीमा योजना लेके आए थे, जब खरीफ के फसल को खरीफ फसलों के लिए भी इनको जो है उसमें इंक्लूड किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए, भारत में फसल बीमा हेतु पहला प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसलों के दौरान किया था। ठीक है, यानी उस समय खरीफ फसलों का सीज़न था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS का शुभारंभ किया इन्होंने। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। थोड़ा सा बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग जाकर के इसमें MS स्वामीनाथन लगा देते हैं तो काफ़ी गलत होगा। नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, GS घोष या BP पाल, तो सब जानते हैं कि विश्व में बात हो रही है तो हरित क्रांति सबसे पहले इंट्रोड्यूस नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी, जिनको अभी शांति पुरस्कार भी दिया गया। शायद कल वाले सेशन में ही हमने डिस्कस किया था। और जो इंडिया में उसको पॉपुलर किया था वो थे स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा जो है विश्व में पूछा है तो नॉर्मन ई बोरलॉग, राइट। और ये अमेरिकी मूल के थे। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, जिन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में कब आई है? भारत में जो है 1966 से माना जाता है इसका। वहाँ पे तो काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद 1966 में भारत में इसका शुरुआत माना जाता है।
और क्या था हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंतनगर, ठीक है, तो वहीं के एक प्रोफेसर थे, इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए, विश्वविद्यालय कहाँ, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो है वहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई है। ओके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 2004-05 या 2001 के दशक में, या 89, 99 या 95, 96। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कई बार क्वेश्चन आया है, तो 98, 99 जो है, सॉरी मैं 89 बोल गई थी, 98, 99 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, 98, 99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 98-99 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ठीक है, जिनकी पहुंच नहीं है ईजिली, जिनको नहीं ज़्यादा पता है, तो बैंक तक उनकी पहुंच को आसान करना और उनको आर्थिक सहायता दिलाना एवं ज़रूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये हमारी वो जनसंख्या है, वो मेजॉरिटी है किसान, जहाँ पे आपके हर चीज़ के लिए, इवन आप चिप्स का एक पैकेट भी खोलते हैं तो समझ लीजिए अगर वो खेत से, फार्म से अगर वो निकल के उसकी जो जो कच्चा माल है वो अगर आपकी फैक्ट्रीज तक नहीं जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करिए। और उनकी ही बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं होती, उनको सहायता नहीं की जाती, तो समझ लीजिए कि हमारे हर सेक्टर में कितना ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो ये सब बहुत अंदर की वो है, डिटेलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। जब आप लोग इकॉनमी पढ़ते हैं तब आप इसमें ज़्यादा इसका डीप जो है वो डिस्कशन देखते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। चलिए भाई, कानपुर में, गाज़ियाबाद में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो यूपी वाले बताएं, इसमें जो है लखनऊ आपने देखा होगा, जो लोग लखनऊ में है, रिलेटेड हैं लखनऊ से, तो वो देखे होंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जो है वो आपको देखने मिलेगा, लोकेटेड है और लखनऊ में स्थापित है। इसके अलावा इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो ये हाल ही का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आप बता सकते हैं। नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 या सितंबर 2016। तो देखिए यहाँ सन में फंसा दिया, जो लोग 2014 रटे बैठे थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि सितंबर और जनवरी में फंसा दिया। देखिए मेक इन इंडिया जो है वो सितंबर में आया है, सितंबर 2014 में ज़्यादा मतलब इसको तभी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। पीएम मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य और विनिर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था। बस इतना ही था हमारा। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो क्या था, वो है, ठीक है, सबसे पहला आप बताइए भाई, कुटीर सीमेंट आयरन स्टील अभियांत्रिकी। तो यहाँ जो है आपको पता है आयरन स्टील और ये अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग और सीमेंट वगैरह काफ़ी बाद में आए हैं, लेकिन कुटीर उद्योग जो है काफ़ी पहले से प्रचलित था। कुटीर उद्योग कह सकते हैं आप जो हस्त वो होते हैं, जो कुटीर उद्योग में, जैसे सूती वस्त्र उद्योग आप जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कवास जी नाना भाई डाबर उनका नाम था, उन्होंने स्टार्ट किया था, असफल रही, फिर दोबारा खोला कारखाना, फिर वो सफल हुआ। तो इस तरह से करके हम कह सकते हैं डायरेक्टली कुटीर उद्योग सबसे पहले हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, ठीक है। औपनिवेशिक काल के पूर्व ही कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ये देखिए भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था, ठीक है, वही चीज़ इनडायरेक्टली। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, यानी कि ये आपकी जो इकोनॉमी जो है वो रिव्यू जो है वो एनुअल, तो वो रिपोर्ट कौन तैयार करता है, योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक संगठन या केंद्रीय सारणी। तो कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत लोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका सिर्फ और सिर्फ लेना देना वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिम्मेदार है आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए। आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले। ये ध्यान रखिएगा कब ये आती है, वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखी जाती है, ठीक है, जिससे कि आपको ये बता सके कि पिछले वर्ष क्या क्या रहा, क्या हमारा रेवेन्यू डेफिसिट रहा, कितना राजस्व आया, कितना गया और कितना घाटा रहा। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ही जो है बजट से पहले इसको लाया जाता है। भारत का योजना आयोग है एक स्वायत्त शासी संस्था, एक सलाहकार संस्था या संवैधानिक और वैधानिक संस्था। देखिए संवैधानिक संस्था नहीं होगी कि संविधान में इसका उपबंध नहीं है, इसका कोई अनुच्छेद नहीं है। एक वैधानिक संस्था भी नहीं है,
लेकिन हाँ, आप इसको एक सलाहकार संस्था कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो है इसका सलाह देने के लिए, नियम और वो बनाने के लिए, नीति निर्माण के लिए, तो उसकी योजना बनाने के लिए बेसिकली प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन अब उसको नया रूप दे दिया गया है, क्या क्या आपको पता है? नीति आयोग। तो ये बेसिकली सलाहकार संस्था ही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय है, राइट। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। हालांकि 1 जनवरी 2015 से इसको समाप्त करके उसी तारीख से नीति आयोग का गठन किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। लेकिन योजना आयोग से रिलेटेड अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको समय समय पे देखने मिल जाते हैं। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत से लोग इसका आंसर जानते हैं, आप सब जानते होंगे आई थिंक। तो SIDBI, IDBI, ICCI, सॉरी ICICI या नाबार्ड। तो देखिए, अगर आप एलिमिनेशन वाला काम करते हैं तो भी देखिए नाबार्ड जो है कृषि और उनके उस तरह की चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए होता है, तो ये तो नहीं है। ICICI प्राइवेट उसका है, तो इसको तो भूल ही जाइए। IDBI जो है वो भी डेवलपमेंट और उसका रिलेशन है उससे, लेकिन यहाँ बात हो रही है लघु उद्योगों के लिए ना, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए SIDBI है, SIDBI जो है SIDBI, ठीक है, वो होता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करने वाला बैंक मुख्यतः SIDBI है, और स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा, मुख्यालय लखनऊ में है इसका, ठीक है, 1990। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा वनों का विकास। अब बैंक तो जाके वन का विकास करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन स्टूपिड वाला है। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को धन दिया जाना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, सिंचाई का पर्यावरण को वित्त देना, सिंचाई को वित्त देना, ये ग्रीन बैंकिंग नहीं है। बेसिकली यहाँ ऑप्शन होगा राइट डी, उपर्युक्त में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। देखिए, ग्रीन बैंकिंग होती है कि जब आप कागजी काम को बिल्कुल शून्य करते जाएं, उसको बिल्कुल प्रमोट ना करें, उसको क्या क्या बोलते हैं उसको, कि आप उसको मतलब उसको आप ये कहें कि नहीं, कागज़ वाला काम नहीं करना, उसको धीरे धीरे कम करते 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 आप वर्चुअल उस पर सब काम करने लग जाएं, ताकि क्या हो, जब कागज़ कम यूज़ होगा, इनडायरेक्टली पेड़ कम कटेंगे तो वो आपके लिए पर्यावरण अनुकूल होगा। तो यही है ग्रीन बैंकिंग। उद्देश्य क्या है? बैंकों में तकनीकी के माध्यम से कागज़ों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना, बस यही हो पॉइंट है, जिससे कि पर्यावरण में समृद्धि हो या समृद्ध हो। ओके, तो ये आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं हमारे ऐप पे चल रहे कुछ कोर्सेज़ को, जिसमें से अभी आपका GIC लेक्चरर वाली क्लास में मैं जो है हिस्ट्री की क्लास ले चुकी हूँ, और इसके अलावा इन्वायरमेंट की मैं लेने जा रही हूँ कल से। तो आप लोग इसके बारे में और जो जानकारी चाहते हैं, हमारे सर का नंबर ये दिया हुआ है, जिस पे आप कॉल करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग योर फीस स्ट्रक्चर और कोर्स शेड्यूल वगैरह। तो आप लोग ज़रूर इनरोल करें इसमें से। चलिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो ये जो लोग गलत करके आते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा ये भी गलत हो जाता है। नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। खैर, यहाँ RBI ऑप्शन में नहीं है, वरना वो लोग RBI ऑप्शन में लगा के आते थे टिक। तो आपको पता है व्यापारिक बैंक की बात हो रही है, RBI लेन देन नहीं करता है व्यापारिक उससे, छोटे उससे या किसी से भी। कॉमर्शियल बैंक नहीं है, कॉमर्शियल आपका स्टेट बैंक है, ठीक है। RBI तो बैंकों का बैंक है ना, उससे RBI का कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं आप लोग क्यों लगा देते हैं। SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात, अब ध्यान दीजिएगा इसमें कितने 5, इसके जो 5 शाखाएं थी वो, और भारतीय महिला बैंक जो भी ये था, क्या बोलेंगे इसको, भारतीय महिला BMB के विलय के पश्चात इसकी वर्तमान में 22,000 से अधिक शाखाएं और 60,000 ATM है। तो ये सब आपको ये सब डेटा वगैरह नहीं याद रखना है। हाँ, विलय कितनी शाखाओं का हुआ है ये ज़रूर ध्यान देना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो रही है, बताइए भाई। RBI की स्थापना 20 में, 30 में, 1935 में, 1940 में। तो 1935 इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाँ, इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 में जाकर के इसका राष्ट्रीयकरण किया है, ठीक है। एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसकी जो है, एज अ प्राइवेट बैंक उस समय इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण उसको 1935 में हमने जाके करा है, सॉरी 1949 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुआ। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ले जाया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। कोलकाता में पहला मुख्यालय था, दूसरा मुंबई में। और ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था।
राइट। वैश्वीकरण का अर्थ है इंग्लिश मीडियम ग्लोबलाइजेशन, यहाँ ग्लोबलाइजेशन पूछा जा रहा है आपसे। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन जैसे कि नाम से ही आ रहा है, ग्लोबल उस पर आना, यानी कि आप जो है अपनी जो क्या कह सकते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था को आप लेके आ रहे हैं बिल्कुल ग्लोबल पैटर्न पे, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आप उसको मिक्स कर रहे हैं ताकि आप जो है उनसे कुछ आप टेक्नोलॉजी सीख सकें, उनसा कुछ ले सकें, अपना कुछ उन्हें दे सकें। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन का जो है मेन मुद्दा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। और इस शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा वर्ष 1980 से किया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बाढ़ को रोकने से, दुग्ध उत्पादन से, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष से, या कर चोरी के खिलाफ छापे से। तो बता दूं आपको ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड श्वेत क्रांति, जिसको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ठीक है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत कब हुई है ये ध्यान रखिएगा, 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की, जिसका सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। यानी कि श्वेत क्रांति से रिलेटेड कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। और इसीलिए अब जो है भारत अब विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। लेकिन अभी यहीं पे क्वेश्चन और बनता है, प्रति व्यक्ति दुग्ध प्राप्ति में कौन सा जो है उसमें है, फर्स्ट पे है। तो वहाँ ऑप्शन चेंज हो जाता है, वो ऑप्शन आप मुझे सर्च करिए, कहीं से भी ढूंढिए, मुझे आप बताइएगा, ठीक है। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंध है। इस कार्य हेतु वो वर्ल्ड फूड प्राइज रैमन मैग्स से और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज उनके लिए आपकी। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें, यानी कि ये कॉमर्शियल फसलें, ठीक है। वाणिज्य फसलें जिनको मतलब जिससे आपको सीधे सीधे कैश मिलता है, ठीक है, कैश क्रॉप्स। तो कपास, दाल, जूट और तिलहन। तो दाल वाल तो नहीं होती है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो ऑप्शन और ज़्यादा पढ़ूँ मैं आपको बता दूँ कि राइट ऑप्शन यही है आपका बी नंबर। सी पे धोखे से सी पे टिक होता हुआ लग रहा है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये सीधे सीधे आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स कही जाती हैं, ठीक है। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? आप बताइए, 13 में, 14 में, 15 में या 16 में? तो जो लोग 2014 टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, और अब तक उसमें तमाम उसका डेटा आ गया है कि कितने इतने करोड़ इस पर वो हो चुका है, इस पर खाते हो चुके हैं, तो सब देख लीजिएगा। वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है? देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना। क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत से जो है गरीब ग्रामीण परिवेश में थे जिनका बैंक से कोई लेना देना ही नहीं था, तो बेसिकली उनको वहाँ तक उसकी सुविधाएं पहुँचाना। तो उसकी घोषणा कब हुई है? 15 अगस्त 2014 को, और शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 से। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर से जब आप उस पर विनिवेश करते हैं, यानी जितना निवेश सरकार का होता है उससे वापसी लेने लगते हैं, उसमें बेचने लगते हैं अपने शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर्स को, ये पूछा जा रहा है। उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण। तो इतना एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आपको गलत बताना चाहिए। निजीकरण बोलते हैं इसको। प्राइवेटाइजेशन का यही सूत्र होता है कि भाई जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया था उसको अब आप अपने शेयर्स वापस लेने लगें। कैसे? किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आप अपने शेयर्स बेच के उसमें जो है प्राइवेटाइजेशन आप करते हैं, जो कि हाल में आपको देखने मिलेगा। तो ये आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे उसमें हमें कमेंट करिएगा। बाकी आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था। इस हेतु नीति का ढांचा ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, तो बस ये था हमारा सेशन। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल अगले सेशन में।